अस्सलाम वालेकुम। आज तो सिर्फ पढ़ाई है, तो आज नो रिकैप, नो प्रीवियस डिस्कशन। कल रिकैप भी हो गया था। कल जितना वो इमोशनल कर सकते थे, जितना मैं इमोशनल कर सकता था, सारी कोशिशें कर ली। अब पढ़ना पड़ेगा। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, जब भी एक ऑडिटर कहीं पे भी अपॉइंट होने जा रहा होता है तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें रूल्स बताते हैं कि अपॉइंटमेंट के वक्त आपने ये एहतियात करनी है, ये एहतियात करनी है। लेकिन ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को पाकिस्तान का लॉ भी अलग अलग जगह डिस्कस करता है। इस पूरे सिलेबस में हम हमेशा ऑडिटर को ये समझेंगे कि वो एक एंटिटी का ऑडिट कर रहा है। एंटिटी बोले तो कंपनी, सिर्फ कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई सोल ट्रेडर, कोई पार्टनरशिप, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इदारा, कोई गवर्नमेंट, कोई भी सेटअप, एंटिटी इज एनीथिंग। बट ये जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ हमें कुछ देर के लिए अज्यूम करना पड़ेगा कि हम एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस ने कंपनी लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं कि कंपनियों में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के क्या रूल्स हैं, वो उठा के हमारे सिलेबस में डाल दिए। इसलिए नहीं कि हमारे सिलेबस में सिर्फ कंपनियों का ऑडिट है, इसलिए कि कम से कम हमें पता लग जाए कि नॉर्मली मार्केट में क्या चलता है। आप लोग जब जाएंगे फर्म्स में, तो आप लोग फर्म्स में जाके जिनका ऑडिट करेंगे वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कंपनीज होंगी। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट ने कंपनियों के ऑडिट से रिलेटेड हमें क्या क्या बात किस किस डिटेल में बताई है। बात समझ रहे? तो ऐसे में कंपनीज एक्ट 2017 के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके कंपनी लॉ के सिलेबस में नहीं थे, वो आईकेएप ने ऑडिट के सिलेबस में डाले हुए हैं। ये बताएंगे कि अगर एक कंपनी है तो वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हुए क्या एहतियात करेगी। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, रोल चेंज कर लेना है। हम थ्रू आउट कहेंगे हम ये ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऑडिटर होते हैं हमेशा। अब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं और कंपनी लॉ कंपनियों के लिए, तो एक कंपनी लॉ को पढ़ रही है कि मैंने ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है, तो टोन चेंज हो जाएगी इस पोर्शन में। एक जमाना था कि आईकेएप ने आतंक मचाई हुई थी इस पोर्शन के अंदर से लॉजिकल सवालों की। अभी तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है उधर से स्ट्रेट फॉरवर्ड या थोड़ा सा हल्का सा सिचुएशन बना देते हैं, लेकिन आपको कहानी समझ आ जाती है तो आपको पता लग जाता है एडवांटेजेस पूछे हैं, लिमिटेशंस पूछी हैं। लेकिन ये पोर्शन में से उन्होंने बहुत बहुत एक्स्ट्रा टेक्निकल सवाल बनाए हैं। मैं पूरे ऑडिट के आज भी अगर 25-30 साल के जितने भी सवाल हैं उनको इकट्ठा करूं तो इस पोर्शन के अंदर 2-3 ऐसे पार्ट्स हैं कि उतना ट्रिकी सवाल पूरे ऑडिट में नहीं आया। तो उनको मजा आता था कि वो सेक्शंस को घुमा घुमा के पूछ रहे होते थे। तो अभी पिछले 3-4 अटेम्प्ट से तो आईकेएप ने हाजिर हल्का रखा हुआ है, लेकिन जब भी उन्होंने बहुत टेढ़ा सा टेक्निकल सिनेरियो बनाना होता है तो ये उनका पसंदीदा एरिया है। अब गालबन उन्होंने जितने टेक्निकल सवाल बनाने थे बना दिए हैं। इन जब आप इसके एंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो तकरीबन कोई 45 के करीब है इस पोर्शन के। मतलब क्वेश्चन से मुराद है 45 सिनेरियो, एक सवाल में 5-5, 4-4 सिनेरियोज भी थे। लेकिन उन्होंने इतनी तरह घुमा के हर दफा पूछ लिया है कि अब वो कुछ भी सवाल बनाते हैं वो कहीं ना कहीं उससे पीछे के किसी अटेम्प्ट का रेप्लिका बन जाता है। तो फिर उन्हें समझ आ गई कि बच्चे प्रैक्टिस करके आ रहे हैं तो इसका हम सवाल जितना मर्जी टेढ़ा देते हैं बच्चे उसे भड़का देते हैं। तो इस एरिया में आपने नॉलेज बेस के साथ साथ ना टेक्निकली भी चीजों को ग्रिप में रखना है कि बात क्या हो रही है और किस तरह से हो रही है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। ऑडिटर भाई आते कब हैं, कहां से आते हैं, कौन बुलाता है, कितने दिनों में बुलाता है। कंपनी लॉ ये कहती है कि 3 तरह के ऑडिटर्स होते हैं अपॉइंटमेंट के हिसाब से। एक वो जो कंपनी का जिंदगी का पहला ऑडिटर होता है, सबसे पहली दफा जब आपने पहली दफा ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। फिर उसके बाद सबसीक्वेंट ऑडिटर होता है। सबसीक्वेंट ऑडिटर का मतलब है हर पहले ऑडिटर के बाद जितना भी बाद में आता जाएगा वो सबसीक्वेंट ऑडिटर होगा। फिर एक तीसरी कैटेगरी है कैजुअल वैकेंसी। कुछ याद है इस तरह के अल्फाज कंपनी लॉ में पढ़े थे कहीं? इसमें क्या कैजुअल वैकेंसी क्या होता था? अगर जगह खाली हो जाए, डेथ हो जाए या कुछ और इस तरह से करके कुछ भी अनहोनी हो जाए और ऑडिटर की अगर जगह खाली हो जाए तो उसकी जगह कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट होगी। तो ये जितने भी अपॉइंटमेंट और उससे रिम्यूनरेशन से रिलेटेड डिस्कशन है वो इस सेक्शन में है। तो सबसे पहले हम एक टेबल देखते हैं। पहला ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज में अपॉइंट करना होगा। अगर 90 दिन गुजर जाए और आप इसको अपॉइंट ना कर सकें तो फिर एसईसीपी को बताना पड़ेगा कि जी 90 डेज से ऊपर हो गए और ऑडिटर को हम अपॉइंट नहीं कर पाए फॉर सम रीजन। एसईसीपी जंप इन करेगा और ऑडिटर को वो अपॉइंट करेगा।
अदरवाइज रूल ये है कि जब कंपनी बनी है इस टाइम पे मेंबर्स को तो बुलाने का कोई फायदा नहीं। अगेन कंपनी में आपको याद होगा कि मेंबर्स की वेरी फर्स्ट मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग होती थी और वो भी 6 से 9 महीने के दरमियान कहीं हो रही होती थी। पहली एजीएम जो है उसमें 16 महीने तक का टाइम होता था। तो जब अभी कंपनी बनी है तो बनते साथ अगले 90 दिन में आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है। तो इस 90 दिनों में तो मेंबर्स की मीटिंग भी कोई नहीं हो रही होगी, तो इट इज डायरेक्टर्स जो कि ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, 90 डेज में करेंगे, और ये भाई साहब ऑडिटर पहली एजीएम तक कंपनी का चार्ज संभाल लेगा और फर्स्ट एजीएम तक के जितने भी ऑडिट से रिलेटेड मामला आते हैं वो इसके जिम्मे है। आपको याद होगा स्टैट्यूटरी मीटिंग के साथ एक ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगानी है। इसका मतलब है ऑडिटर कंपनी की पैदाइश के आसपास ही अपॉइंट हो जाता है। तो जो ऑडिटर की फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो बहुत अर्लीस्ट है, उसके बाद एक रिटायर होगा तो अगला आएगा, अगला रिटायर होगा तो उससे अगला वाला आएगा। तो फर्स्ट ऑडिटर की कहानी समझ आ रही है? पहला ऑडिटर 90 डेज में अपॉइंट होगा, डायरेक्टर्स करेंगे पहली एजीएम तक के लिए। अब पहली एजीएम आ गई, उसमें सारे अकाउंट्स प्रेजेंट हो गए, ऑडिटर मौजूद था, सवाल जवाब वो सारा कुछ हो गया। हर एजीएम में मेंबर्स के पास हमेशा चॉइस होगी कि वो अगर ऑडिटर को बदलने के बारे में सोचना चाहते हैं तो वो सोच सकते हैं। इसी से थोड़ा सा आगे वो प्रोसेस है कि मेंबर्स ऑडिटर को कैसे बदले लेंगे, लेकिन फिलहाल जो टाइमलाइन है वो ये है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमेशा एजीएम पे अपॉइंट होगा, हमेशा मेंबर्स करेंगे इसको अपॉइंट। हाँ, रिकमेंडेशंस डायरेक्टर्स दे सकते हैं, डायरेक्टर्स एक शॉर्ट लिस्टिंग दे सकते हैं कि ये चंद लोग हैं इनमें से अपॉइंट कर लो। वो शॉर्टलिस्ट कहां से आती है, अब इसका भी प्रोसेस, ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर का एक प्रोसेस है जो हमने थोड़ा सा आगे अभी पढ़ना है, आज ही पढ़ना है इंशाल्लाह। तो इस वक्त मकसद सिर्फ टाइमलाइन है। पहला ऑडिटर 90 दिन में डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर लिया था, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम पे अपॉइंट करेंगे, और कौन करेंगे? मेंबर्स करेंगे। अगर मेंबर्स ना कर सके ये अपॉइंटमेंट एजीएम पे, एससीसीपी आ जाएगा। इस टेबल में जब भी कोई गड़बड़ होगी एससीसीपी आ जाएगा। ये जो ऑडिटर भाई साहब आए हैं एक एजीएम पे, वो अगली एजीएम तक रहेगा। इसका मतलब है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बाय डिफॉल्ट 1 साल की होती है। जैसे आपने पढ़ा था डायरेक्टर 3 साल के लिए आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव 3 साल के लिए आता है, ऑडिटर सिर्फ 1 साल के लिए आता है। हाँ, 1 साल बाद वही ऑडिटर आपको दोबारा पसंद है, आप फिर से अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दें या आप उसे रिप्लेस कर दें। हर साल वी विल अगेन कंसिडर के ऑडिटर के साथ क्या करना है, इसी को चलाना है या नया बंदा लेके आना है। तो उसमें एक प्रोसेस है कि वो नया बंदा किस तरह से आएगा, पुराना कैसे जाएगा, उस प्रोसेस की तरफ बाद में आते हैं। टाइमलाइन समझ आई? एजीएम पे पॉइंट होगा और अगली एजीएम तक रहेगा, यानी कि अगले साल के अकाउंट्स और उसकी एजीएम पे डिस्कशन में वो मौजूद होगा, और फिर एजीएम पे हो सकता है वो रिटायर होकर कोई और आ जाए, और हो सकता है उसी को ही दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अगर कैजुअल वैकेंसी अचानक से हो जाए तो हंगामी बुनियादों पर मेंबर्स की मीटिंग नहीं बुलाएंगे, हम 30 डेज के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को ही ऑप्शन देंगे। अगर हम गौर से देखें तो डायरेक्टर्स भी तो तकरीबन ओनर्स के नुमाइंदे हैं और मेंबर्स तो हैं ही ओनर्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी कि देखिए ना, एक एक्सट्रीम काम है, पूरी जिंदगी कंपनी 30 साल से जी रही है, सिर्फ पहली दफा ऑप्शन मिली थी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की। उसके बाद हर साल असल में कौन अपॉइंट कर रहा है ऑडिटर को? मेंबर्स, जो असल ओनर हैं वो अपॉइंट कर रहे हैं। हाँ, हंगामी सिचुएशन हो जाए तो ठीक है, जिनको डायरेक्टर्स बना के भेजा वो भी तो वोटों से आए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अपॉइंट करेंगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा। डायरेक्टर्स को इस तरह की सिचुएशन में जब अचानक से वैकेंसी हो जाए तो ये इजाजत है कि वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे कैजुअल वैकेंसी के 30 डेज के अंदर, और जो भी आने वाली एजीएम है जितना टाइम उसमें रह गया वो उस वक्त तक के लिए अपॉइंट होगा और पिछले ऑडिटर्स की ड्यूटीज को कंप्लीट करेगा। अब वो पिछले ऑडिटर से कैसे रब्ता करेगा, पिछले ऑडिटर का काम कैसे समझेगा, इसके ऊपर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और कोड ऑफ एथिक्स ने बताया है, लेकिन कंपनी लॉ को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त हम कंपनी लॉ है, हमने बैठ के सोचना हमने ऑडिटर कहां से लेके आना है। पहला ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे 90 दिन में, सब्सिक्वेंट ऑडिटर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एजीएम में, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे 30 डेज के अंदर अंदर, और ये जितने भी ऑडिटर हैं ये आने वाली एजीएम पे ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? 3 केसेस में एससीसीपी अपॉइंट कर लेगा ऑडिटर को। वो 3 केसेस आप कैसे लिस्ट डाउन करेंगे? 3 ऐसी सिचुएशंस है और सामने लिखी हुई है जब इसमें गड़बड़ होगी। 90 दिन में पहला ऑडिटर अपॉइंट ना हो, एजीएम गुजर जाए और सब्सिक्वेंट ऑर्डर अपॉइंट ना हो, कैजुअल वैकेंसी के 30 डेज गुजर जाए और ऑडिटर अपॉइंट ना हो, तो एससीसीपी बीच में आ जाएगा।
एक चौथी सिचुएशन भी है, अगर ऑडिटर अनविलिंग हो, आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया और ऑडिटर दरमियान में अचानक से कहे नहीं भाई मैं नहीं कर सकता ऑडिट। भाई कैजुअल वैकेंसी तो ये है कि वो मर गया, अचानक से उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, कुछ उसके साथ अनहोनी हो गई, लेकिन एक ऑडिटर चलते हुए अचानक से कहे कि नहीं भाई वो मैं नहीं ऑडिट कंप्लीट कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकते? वो मुझे अचानक याद आया मेरी कजन की शादी है, मैं तो वहां जाना है। अब सोचेंगे प्रोफेशनल आदमी तो फजूल सी बात तो नहीं ना करेगा, उसने तो अपॉइंटमेंट के वक्त देख लिया होगा कि क्या वो इस काबिल है, क्या उसके पास टाइम है, क्या उसके पास टीम अवेलेबल है ऑडिट करने के लिए। तो अगर एक ऑडिटर एक ऑडिट को अपॉइंट कर लेता है तो हम ये मान लेते हैं कि उसने अच्छी तरह से असेस कर लिया है कि वो ऑडिट कर सकता है। अब अगर ऑडिट के दरमियान में अचानक से घबरा के कहे कि नहीं मैं आगे ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ये कोई खतरनाक बात है। शायद उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, शायद उसे डराया जा रहा है, शायद उसके बच्चे अगवा कर लिए हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन अगर एक ऑडिटर बिटवीन द ऑडिट कहे कि सॉरी मैं ऑडिट नहीं कंप्लीट कर सकता, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये एक मशकूक सिचुएशन है, स्केप्टिसिज्म है ना। आपने अच्छा बाद में सोचना है, पहले बुरा सोचना है। तो आपने मशकूक होकर सोचना है कि एक ऑडिटर जो कि प्रोफेशनल आदमी है दरमियान में अचानक कैसे छोड़ सकता है। तो ऐसे में अब ऑडिटर जो अपॉइंट करेगा वो एससीसीपी करेगा। तो ये इस तरह की कैजुअल वैकेंसी जिसमें ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट। थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे तो हमारी ऑडिट की जबान में से कहते हैं ऑडिटर ने विड्रॉ कर लिया। ये एक इंतकाम होता है, ऑडिटर विड्रॉ कर लेता है, कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं नहीं कर रहा ऑडिट। तो फिर अथॉरिटीज आती हैं, देखती हैं कि क्यों विड्रॉ किया था, वो अपना ऑडिटर लेके आते हैं और फिर ऑडिट बड़ा सख्त किस्म का होता है। बात समझ आई? तो अब किताब आगे एक छोटी सी लिस्ट देना चाह रही है कि एससीसीपी ऑडिटर कौन कौन से केसेस में अपॉइंट करेगा। तो ये तीन बातें आपको बताएं, पहला 90 दिन में अपॉइंट नहीं हुआ, सब्सिक्वेंट एजीएम में नहीं हुआ, कैजुअल वैकेंसी 30 डेज में नहीं हुई, और चौथा अनविलिंग टू एक्ट। जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो एक्ट नहीं करना चाह रहा, अनविलिंग टू एक्ट है। इन सारे केसेस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एससीसीपी के पास चली जाएगी। नीचे एक बड़ा मजेदार सा टेबल दिया हुआ है, अगर ऑडिटर को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी डायरेक्टर है तो रेम्युनरेशन भी डायरेक्टर फिक्स करेंगे। अगर उसे अपॉइंट कर रहा है एससीसीपी तो एससीसीपी फिक्स करेगा। इन ऑल अदर केसेस, इंटरेस्टिंगली ऑल अदर केसेस एक ही बचता है जिसमें मेंबर, तो सबको छोड़ दें, एक लाइन ध्यान में रख लें, जो अपॉइंट करेगा वही रेम्युनरेशन फिक्स करेगा। और ये भी बेचारे कंपनी लोगों ने अपने दिल की भड़ास निकाली है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एक स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक होती है। एक ऑडिटिंग टेक्निकल रिलीज है, वो रेट स्पेसिफाई कर देता है कि आपने इस तरह से पर आवर पैसे देने हैं। तो कंपनी लोगों ने तो ऐसा किया, लेकिन जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर रूल्स हमें समझाते हैं कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के और रेम्युनरेशन करेंगे तो ये, लेकिन करेंगे एक खास क्राइटेरिया के मुताबिक। कंपटीशन कमीशन ने उस क्राइटेरिया को चैलेंज किया हुआ है। शायद आपको कभी बताया हो कि आईकेप कंपटीशन कमीशन से केस हारा हुआ है। आईकेप ने ना मिनिमम ऑडिट फीस रख दी थी कि इस लेवल की कंपनी की कम से कम इतनी फीस, इस लेवल की कंपनी की कम से कम इतनी फीस। अब आप एक ब्रांडेड फर्म के पास जा रहे हैं, वो भी कम से कम 4 लाख कोट कर रही है, और एक बिल्कुल गरीब सी हल्की सी छोटी सी सस्ती फर्म के पास भी जा रहे हैं, वो भी 4 लाख वो कर रही है। तो ऐसे में क्लाइंट तो फंस गया ना, उसको 4 लाख तो देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कंपटीशन खराब हो गया मार्केट का, वरना कंपटीशन में एक दूसरे को काटते और कम प्राइस पे अच्छी सर्विसेज देते। तो कंपटीशन कमीशन ने आईकेप के सेक्शन को चैलेंज किया और उन्होंने कहा जी आईकेप ने गलत किया है। इसी तरह से आईकेप ने पर आवर रेट भी फिक्स किए हुए थे, पर आवर इतने पैसे मिलेंगे। मैं अगर आपको सन 2008 के रेट्स बताऊं तो आप आज के जमाने में आपकी आंखें फट जाएंगी। 7,500 पर आवर, ये पर आवर है। पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने एक ऑडिट में कुछ आवर्स काम किया है तो 7,500 रुपए पर घंटा, यानी फर्ज करें उसने 50 घंटे काम किया है तो तकरीबन 3.25 लाख के करीब ले लेगा वो 50 घंटे काम करने के। सन 2008 की बात हो रही है, 17 साल पुरानी बात हो रही है। अगर उस टाइम पे कंपटीशन ने ब्रेक ना लगवाई होती तो ये 40,000 रुपया होता। चले नीचे आते हैं, थोड़ा सा गरीब लोगों की तरफ आते हैं। सीनियर मैनेजर
5,000, मैनेजर 4,000, असिस्टेंट मैनेजर 3,000, सुपरवाइजर 2,000, सीनियर 1,000, सेमी सीनियर 750, ब्लडी जूनियर, ये ब्लडी इसका तखल्लुस होता है, 500। उस जमाने की बात है जब स्टाइपेंड 4,000 से बढ़ के 6500 हुआ था। अगर 4,000 स्टाइपेंड है और एक ट्रेनी दिन में 8 घंटे काम करता है, अगर हम बहुत ही ईमानदार रूल्स की बात करें, 8 घंटे वर्क आवर्स, तो वो एक दिन काम करे तो फर्म उसका महीने का स्टाइपेंड अपने क्लाइंट से रिकवर कर लेती थी। क्योंकि ऑडिट टीम जितना काम करेगी उसके आवर्स बनेंगे और उतने आवर्स की टाइम शीट के हिसाब से इन रेटों से मल्टीप्लाई होकर उसका एक बिल बनेगा और उस बिल के मुताबिक पेमेंट होगी। और ये बड़ा आउटडेटेड लिस्ट है, लेकिन स्टिल इसमें आप अगर चार्ज आउट रेट देखें तो एक सीनियर अगर काम कर रहा है, आज के दौर में भी काम कर रहा है, आज अगर वो 25,000 रुपए ले रहा है और फर्ज करें 2008 के रेट लगाएं और 2025 का स्टाइपेंड लगाएं, तो आज 3 दिन में उसका स्टाइपेंड रिकवर हो जाएगा। अगर रेट ये आज वो लगाएं 17 साल पहले, तो इतना जालिम रेट उस वक्त था तो कंपनियों की चीख निकल जाती थी कि यार मजाक कर रहे हो। और वो वाकई इन ट्रेनीज को समझते थे कि ये शायद बहुत महंगे रिसोर्स हैं, तभी तो 500 रुपए, 750 रुपए, 1,000 रुपए पर आवर चार्ज हो रहा है। यानी अगर इसको पर आवर ना देखें, अगर हम दिन की बात करें तो 8,000 रुपए एक दिन का चार्ज हो रहा है। बेचारों को पता ही नहीं होता था कि 4,000 या 6,500 तो उसका स्टाइपेंड है। एक ये जुल्म था और दूसरा जुल्म था मिनिमम ऑडिट फीस डिफाइन की हुई थी। इस तरह की कंपनी का इतना, इतने पेड अप कैपिटल वाली कंपनी का इतना, कंपटीशन को लग गई शिकायत। भाई साहब ताजा पैदा हुए थे, 2007 में पैदा हुए, 8 में उन्हें काम मिल गया। उन्होंने कहा लो जी बड़ा खेलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि तूफानी हो जाए। वो नहीं होता, मतलब कोई जज जो है अचानक से वजीर आजम को उड़ा देता है, मशहूर हो जाता है। कुछ तूफानी कर देना, एकदम से जरा ब्रांडेड हो जाए। आप नॉर्मल जज चल रहे, पता लगा ये जज भाई इसने वजीर को उड़ा दिया था, वजीर आजम को। तो कंपटीशन ने सोचा कि कुछ तूफानी करते हैं, जरा लोगों पे डर बैठ जाए। वो नहीं होता, किसी और को डराने के लिए किसी और को चपेड़े मारने शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट पे हाथ डाला। अब आईकैप सेमी गवर्नमेंट और सेम लेवल अथॉरिटी, कंपटीशन कमीशन, आईकैप, वो आईकैप को पकड़ के रगड़ दिया। उन्होंने कहा आईकैप ने कंपटीशन खराब किया है। आईकैप के गराज मकासद को समझे बगैर, आईकैप के लॉजिक समझे बगैर, उन्होंने आईकैप को कटहरे में खड़ा करके और मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। आईकैप बेचारा आज तक उस केस का अपने फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करता आता है कि भाई अब वो कोई चांस नहीं है उसका, बहुत कंटिजेंट है, लेकिन बहरहाल बताना पड़ता है उन्हें। इसी तरह से एक दूसरा केस था एसीसीए। एसीसीए वालों ने कहा कि जी आईकैप ने हमारा इस्तेहसाल किया है। जब हम एसीसी स्टार्ट कर रहे थे तो आईकैप ने कहा था आप एसीसीए करो, आपका कैफ लेवल एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आप डायरेक्ट फाइनल में बैठोगे और आपकी ट्रेनिंग 3 साल की होगी। तो हजारों लोग ये सोच के एसीसीए में आए कि एसीसीए कर लेते हैं और सीए में घुस जाएंगे। आईकैप ने अचानक से रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि आईकैप का अपना गरीब स्टूडेंट सफर कर रहा था। जिसके पास पैसे होते थे वो एसीसीए करता था, वो भी मिल गया, और उसके बाद डायरेक्ट फर्म में आ जाता था। फर्म वाले कहते थे स्टाइपेंड भी बराबर है, एक बंदा एसीसीए क्वालिफाई भी करके आया है, वो उसे रख लेते थे। उसकी ट्रेनिंग भी सीए वाले से कम होती थी, डायरेक्ट सीए फाइनल में भी पहुंच जाता था, पेपर्स भी दिए हुए होते थे। तो उससे हुआ ये कि लोगों ने एसीसीए भर्ती करने शुरू कर दिए, और जो बेचारा एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है वो रोना शुरू हो गया। फिर सबको आईकैप ने कहा कि भाई आप तो माँ है, ठीक है, आपको होता है मतलब माँ का किरदार, जैसे उस वक्त सुबह पंजाब के साथ जो है ना एक तो माँ जो है वो बड़ी रहमदिल होती है। तो फिर माँ ने सोचा कि नहीं हम अपने बच्चों को बचाएं, तो उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया और एसीसीए को इनकार कर दिया। वो जो उनको सारा रिलैक्सेशन दी हुई थी वो खत्म कर दी।
वो पहुंच गए इंटरनेशनल अदालतों में, पता नहीं कहाँ कहाँ, फिर उन्हें पता लगा था पाकिस्तान में भी कंपटीशन कमीशन है और उसको आईकेप पे बिला वजह गुस्से भी बढ़े। वो उधर गए, अपना केस पुटअप किया और आईकेप वो केस भी हार गया। तो आईकेप 2 केस हारा हुआ है कंपटीशन कमीशन से, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में से किसी का फाइन नहीं दिया, दोनों केस फंसाए हुए हैं, एक ट्रिब्यूनल में फंसाया हुआ है, एक हाई कोर्ट में फंसाया हुआ है। और कंपटीशन को खुद भी नहीं पता ही हाई कोर्ट में फंसा कैसे, क्योंकि कंपटीशन का जो केस है वो ट्रिब्यूनल के पास जाता है, कंपटीशन ट्रिब्यूनल। आईकेप हाई कोर्ट में ले गया, हाई कोर्ट को भी नहीं पता था, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रिब्यूनल में इसलिए नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इसलिए नहीं कर सकते कि उसके एम्बिड में नहीं आता। तो भाई उन्होंने पढ़ी लिखी हरकत की, एसीसी वालों ने तो लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए थे, वकीलों, जजों, फलाना, जो जो जहां लगा सकते थे वो, ये तालीम से खेल गए। उसको रूल्स में ऐसा फंसाया कि वो अब ना हाई कोर्ट से निकल सकता है ना हल हो सकता है। तो अब वो जो है ना बस वहां पे पड़ा हुआ है और किसी दिन पड़े पड़े टाइम बार्ड हो जाएगा। तो ये 2 केसेस, बहरहाल असल में जब भी रेम्युनरेशन का जिक्र आता है तो ये वाला टेबल फौरन से जहन में आता है। तो अब आप ये देखेंगे ये 17 साल पुराने रेट है, तो आज के हिसाब से इन्होंने तो अच्छा खासा आतंक मचाना था। ये वो पैसे नहीं है जो ट्रेनी को दिए जाते हैं, ये वो पैसे हैं जो क्लाइंट को चार्ज किए जाते हैं कि हमारा बड़ा तूफानी ट्रेनी आपको सर्विसेज देने आ रहा है। शैतानी कहते कहते तूफानी वो हुआ, मैंने कहा जना आप लोग माइंड ना कर जाए, वापस इधर आते हैं। तो अब समझ आया, अथॉरिटी ये फिक्स करेंगे, लेकिन ये फिक्स करते हैं किसी पैरामीटर के मुताबिक, वो पैरामीटर इस वक्त होल्ड है, तो उसके अलावा भी इन्होंने कुछ टाइमलाइंस बनाई हुई है और पब्लिकली अब उसको इशू नहीं करते, क्योंकि पब्लिकली इशू करेंगे तो कंपटीशन फिर जाग जाएगा, वो कहेंगे अच्छा फिर से आ गई फीस। तो आईकेप ने मिनिमम ऑडिट फीस रखी, ये इस्तेसाल तो है ना या नहीं है? अगर मिनिमम ऑडिट फीस नहीं रखेंगे तो फर्म्स एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। एक बड़ी फर्म उसने 10 लाख फीस रखी, दरमियानी फर्म 9 लाख रख लेगी, छोटी फर्म 8 लाख रख लेगी, तो बहुत छोटी फर्म 4 लाख में कर देगी। तो जिसने अभी ताजा अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट की है, क्वालिफाई की और अपनी छोटी सी फर्म बनाई है, उसकी अपनी कॉस्ट तो फिलहाल है कोई नहीं, वो अपने घर अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपना काम कर रहा है, तो वो 70,000 में भी कर देगा ऑडिट। अब जब 70,000 लेगा तो उस पर कितना टाइम देगा, कितने लोगों को लगाएगा, उसका क्या निजाम होगा। तो इस प्राइस वॉर में क्वालिटी ऑफ ऑडिट गिर जानी थी और अल्टीमेटली लोगों ने कहना था आईकेप के ऑडिट तो पता नहीं कैसे ऑडिट करते हैं। तो उसने एक मिनिमम ऑडिट फीस फिक्स कर दी कि छोटी फर्म भी करे तो इतने पैसे हों कि वो फिर रिसोर्सेज डिप्लॉय करे, फिर वो 2 एक्सपर्ट बीच में लेके आए, फिर वो अपने टीम के 3 बंदे भेजे, कम से कम काम करे, ये ना सोचे कि नहीं जी मैंने तो इतना कम पैसे लिए हैं, इसमें मैंने कैसे सर्विस देनी है। तो आईकेप का यह इरादा था। कंपटीशन कमीशन जो है वो उनको आईकेप का ऑब्जेक्टिव नहीं समझ आया, उन्होंने कहा जी इन्होंने इस्तेसाल कर दिया बगैर देखे कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। आप तो जानते ही हैं, आप तो डसे हुए हैं इस जुमले के। तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान में अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को प्रमोट करना है इन्होंने। तो इस वक्त फिलहाल वो दोनों केसेस जो है ना वो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटिजेंसीज के तौर पे बताते हैं, खत्म नहीं हुए तो इसलिए बताने पड़ते हैं। अगर वो एग्जीक्यूट हो गए तो पर डे 10 लाख का फाइन पड़ रहा है, पर डे 25 मिलियन का फाइन एक में था और दूसरे में मेरे ख्याल में शायद 40 मिलियन का फाइन था। तो वो फाइन तो 2008 का है, उसके बाद जब तक ऑफेंस जारी रहे पर डे 10 लाख रुपए का फाइन जी। तो अगर 17 साल बाद ये केस वाकई ही हमारे अगेंस्ट आ गया तो आईकेप की गोइंग कंसर्न जो है ना वो डाउट में चली जाती है। तभी आईकेप वाले गवर्नमेंट से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। आईकेप के काउंसिल में 4 बंदे गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, जिनमें इसहाकदार भी होता है। फिर आईकेप उसको किसी इवेंट पे बुलाता है, नीचे मेंबर जनाब, मेंबर स्टूडेंट सब अपने जज्बात का इजहार करना शुरू कर देते हैं, कांस्टेबल बन जाते हैं एकदम से, और जनाब वो सारे लोगों के मैसेजेस और वो सारा होता है और आईकेप को फिर कमेंट्स बंद करने पड़ते हैं। तो हमारे लोग आईकेप को गवर्नमेंट से दोस्ती भी नहीं करने देते, और दोस्ती नहीं करेंगे तो रुल जाएंगे, और दोस्ती करेंगे तो हम रोल देंगे। तो अजीब से दुराहे पे फंस गया आईकेप बेचारा। अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है तो भी बच्चे कहते हैं कि नहीं ये गलत इदारा है, ये क्यों प्रमोट कर रहा है फलाना जमात के फलाना बंदे को। रेमुनेशन अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है। वापस इधर आते हैं। असल में आज दामन वक्त में गुंजाइश ही गुंजाइश है।
आज ना रिकैप है ना पिछले दिन की बात, आज तो अन्यवा टाइम है। मतलब आज के दिन के बाद आपको एहसास होगा कि ये बड़ा अच्छा कंपोजिशन है कि पहले एक आदमी जो है वो एक मासूम आदमी, भोला भाला आदमी आपके साथ आपके जज्बात को समझता हुआ रिकैप करता है, आपसे हल्का फुल्का चिट चैट करता है, कोई हल्की फुल्की से जुगत भी मार देते हो, तो उसके बाद जो है जब मैं आता हूँ तो मैं काबिल हजम हो जाता हूँ। तो 1.25 घंटे अगर मुझे मिले, वो नहीं कहते थे इमरान खान मैं जेल जाके और खतरनाक हो जाऊंगा, तो मैं 1.25 घंटे में बहुत खतरनाक हो जाता हूँ। सारी कहानी मजेदार चल रही थी, लेकिन एक चीज अभी हमने इसमें नहीं पढ़ी, ये चलते हुए ऑडिटर को दरमियान में अगर हम निकालना चाहें, एक तो है ना वो छोड़ रहा है, एक ये कि हालात खराब हो गए, एक ये है कि कंपनी वालों को लग रहा है कि उसने कुछ गलत किया है या वो सही काम नहीं कर रहा, तो उसको निकालने का इख्तियार मेंबर्स के पास है, डायरेक्टर्स के पास नहीं। क्योंकि डायरेक्टर्स तो कंपनी में ऊपर बैठे हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है किसी जगह उसने डायरेक्टर की कोई गड़बड़ पकड़ ली हो, तो डायरेक्टर तो चाहेगा उसे निकाले। तो ऐसे में मेंबर्स को ये इख्तियार है कि अगर वो निकालना चाहें तो वो एक बड़ी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। कंपनी लॉ पढ़े हुए लोगों को बताना मुश्किल तो नहीं है, फिर भी अगर आप में से किसी एक आध की मिस हो गई है कंपनी लॉ की क्लास या आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो 3/4 मेजोरिटी 75% ऑफ द अवेलेबल पर्सन अगर वोट करेंगे तो फिर ऑडिटर को निकाल दिया जाएगा। तो ये ऑडिटर की जब रीअपॉइंटमेंट होगी तो करेंगे तो डायरेक्टर्स, लेकिन इस दफा एससीसीपी को लूप में ले लेंगे। मैं नहीं कह रहा कि एससीसीपी अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, एससीसीपी को लूप में ले लेंगे। चूंकि एससीसीपी को थोड़ी ये सिचुएशन मशकूक लगती है कि एक चलते ऑडिटर को कंपनी वालों ने क्यों निकाल दिया, मेंबर घर बैठे होने के पता ऑडिटर सही कर रहा है गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स ने कोई खबरें फैलाई होंगी। तो हो सकता है एक दिन एक ऑडिटर रात 2 बजे तक काम कर रहा था क्लाइंट के ऑफिस में बैठ के, फिर उसने कहा चलो अब घर जाते हैं, अगले दिन सुबह 8 बजे भी तो आना है। तो वो वहां से निकल रहा था, तो निकलते निकलते देखा एक दरवाजे में से रोशनी आ रही थी, मतलब हॉल सारा अंधेरे में डूबा हुआ था और एक कमरा था, कमरे का दरवाजा था और उसके किनारों से रोशनी आ रही थी, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ भी था। बाकी सारे लोग घर गए हुए हैं, ये ऑडिटर बैठा हुआ है, ये उस कमरे में रोशनी है। उसने अंदर झांका तो एक डायरेक्टर गेम खेल रहा था, कंपनी के सिस्टम पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था एसी चला के। अब मैं एक साफ एग्जांपल ऐसे ही दे सकता था, अब रात 2 बजे अगर एक बंद कमरे और उसके अंदर से रोशनी निकलते हुए अंदर झांके उसने, तो उसके बाद आपके ध्यान में पता नहीं क्या क्या आया है, लेकिन मैं फिलहाल उसको एक वीडियो गेम खिला रहा हूं। तो वो वहां एक वीडियो गेम खेलते हुए ऑडिटर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो फिर उस डायरेक्टर को ऑडिटर से कुछ क्लैश पड़ गया, ऑडिटर ने उस डायरेक्टर के बारे में 2-3 जगह बातें की। तो अब डायरेक्टर चाहेगा कि इस ऑर्डर को निकाल दिया जाए, तो डायरेक्टर कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये ऑप्शन किसके पास है? अब इतनी बड़ी तादाद को पहले बुलाओ और समझाओ किसने क्या गलत किया है। और जब भी ऐसी कोई मीटिंग हो जिसमें ऑडिटर की बात हो तो ऑडिटर का मौजूद होना भी वाजिब। तो बुलाओ भी, समझाओ भी और ऑडिटर भी मौजूद हो। और अगर ऑडिटर मौजूद हो वो बता दे कि वो कौन सी वाली गेम खेल रहा था। हो सकता है नीड फॉर स्पीड गाड़ियों वाली गेम हो, गाड़ियां इधर उधर तोड़ फोड़ हो सकता है रेसलिंग खेल रहा हो, तो वो कहे कि ये इस तरह का बंदा जो कि बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद है, इसका कंपनी में रहना मुनासिब नहीं है। तो इस तरह का सिस्टम रखा है कि एक ऑडिटर को निकालना आसान नहीं है, और निकालेंगे तब जब मेंबर्स को एट लार्ज ये फील होगा कि ये ऑडिटर हमारी कंपनी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा। तो ऑडिटर मे बी रिमूव बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि मेंबर्स इकट्ठे होकर पास करेंगे। इन दिस केस नेक्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ एससीसीपी। इन 4 केसेस में एससीसीपी अपॉइंट करेगा, और इस वाले केस में एससीसीपी से हमें कंफर्मेशन नहीं होगी कि ये ऑडिटर आप एक दफा देख लें ये सिचुएशन हुई थी। तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में सिवाय सब्सीक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का जो एक पूरा प्रोसेस है, बाकी बातें समझ आएंगी। अब सब्सीक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, पिछला जाता कैसे है, नया आता कैसे है। सबसे पहले एजीएम से 21 दिन पहले कुछ होना होता है। क्या होता है एजीएम से 21 दिन पहले? नोटिस जाता है। जब आप नोटिस भेजेंगे सारे मेंबर्स को, तो आपको ये बताना होगा कि इस एजीएम पे हमारा इलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी एक एजेंडा है। ऑर्डिनरी बिजनेस याद है, 4 काम हर एजीएम में करने हैं, या उनमें से इलेक्शन वाला हर 3 साल बाद होता है। बाकी ये 4 काम है जो करनी है एजीएम में, उनमें से एक था ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम में होनी है, तो एजीएम के नोटिस में हमेशा जिक्र होना है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट।
अब आप एजीएम का नोटिस भेजने से पहले पिछले ऑडिटर से पूछ लें कि भाई आप विलिंग हो, क्या आपने ऑडिट के लिए आप तैयार हो, आप रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल और विलिंग हो। अगर वो कहे हाँ, तो इस नोटिस में आप ये लिख देते हैं कि अब हम इस एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को भी डिस्कस करेंगे और पुराने वाले ऑडिटर ने अपनी विलिंगनेस भी दे दी है, ताकि मेंबर्स को बताओ भाई वो ऑप्शन तो है, अगर कुछ और सोचना है तो कुछ और भी सोच सकते हैं। ये इतना सा जुमला कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, हमारी किताब ने नहीं बताया। आईकेप ने एक दफा ऑडिट में 2 नंबर का सवाल जो आउट ऑफ सिलेबस आया वो यही था कि उन्होंने ये जुमला पूछा हुआ था, ये सोच के कि शायद सेक्शन पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आईकेप की किताब ने पूरा सेक्शन नहीं बताया था। ग्रुप बी में आके ना आईकेप बड़ा अच्छा हो जाता है, किताब के एम्बेड में रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। ना कंपनी लॉ में वो सिलेबस से बाहर निकलता था, अब तो कंपनी लॉ खैर पीछे चला गया, ऑडिट में भी सिलेबस से बाहर नहीं निकलता। तो ये एक छोटी सी लाइन है जो जहन में रख लेनी है, हमारी किताब में नहीं है, कि पिछले ऑडिटर से पूछा जाता है कि क्या आप विलिंग हो। फिर मेंबर्स को खत में वो विलिंग है तो भी बता देते हैं, वो विलिंग नहीं है तो भी बता देते हैं। अब कोई भी मेंबर जिसके पास कुछ शेयर होल्डिंग है, एक डिसेंट उसके पास पावर मौजूद है, वो रिकमेंड कर सकता है एक और ऑडिटर का नाम। कंपनी लॉ में एक अच्छी मुनासिब पावर कितने परसेंट को कहते थे? 10%। तो अगर एक बंदे के पास 10% है शेयर्स, 10% वोटिंग पावर है, तो वो कंपनी को रिकमेंड कर सकता है कि मेरा दिल करता है कि आप इश्तियाक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवा लें, आप मुश्ताक वाली फर्म से ऑडिट करवा लें, आप गफूर फर्म से ऑडिट करवा लें, आप एबीसी फर्म से ऑडिट करवा लें। तो अगर कोई भी शख्स 10% वोटिंग पावर रखता है तो वो कंपनी को रिकमेंड कर सकता है कोई और नाम भी। तो हो सकता है एक नहीं 2-3 और बंदे रिकमेंड कर दें। तो जिसके पास भी पावर है वो कंपनी को रिकमेंड कर सकता है कि हाँ भाई मेरी ख्वाहिश है फलाना बंदे से ऑडिट करवा लें। तो हो सकता है कंपनी के पास 3 बंदों की रिकमेंडेशन पहुंचे और चौथा पिछला वाला है। मुझे नहीं लिखा था कि मेंबर अपॉइंट करते हैं बट बोर्ड की रिकमेंडेशन, तो बोर्ड वो चारों को इकट्ठा करेगा और मेंबर्स के सामने एजीएम पे रख देगा। अब जैसे ही किसी और ऑडिटर का नाम रिकमेंड हुआ है तो ऐसा ना हो कि भाई मेंबर्स को किस दिन पहले नोटिस मिला, एजीएम में आके अचानक से सरप्राइज मिलेगा कि अच्छा कुछ और लोग भी हैं, अब वो तो रिसर्च करके ही नहीं आएगा। तो 2 काम करने हैं, एक तो वेबसाइट पे चढ़ा देना है ये वाला नोटिस कि हाँ भाई फलाना ऑडिटर वो फलाना मेंबर ने हमें फलाना बंदे का नाम रिकमेंड किया है, ताकि आपके मेंबर्स मीटिंग से 7 दिन पहले जो है वो उसको वेबसाइट पे एक दफा देख लें कि कोई इसमें किसी का नाम तो नहीं ऐड हुआ हुआ। दूसरा एक काम करना है, अपने एग्जिस्टिंग ऑडिटर को फिल फॉर नोटिस फॉरवर्ड कर देना है। जैसे ही आपको खत मिला, किसी ने उसके अलावा भी किसी को रिकमेंड किया, आपने फौरन से उसको नोटिस दे देना है कि इस दफा तुम्हारे अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, तो ताकि वो अपना माइंड बना के रखे। तो जैसे ही पिछले ऑडिटर को खत मिलेगा कि हम तुम्हारे अलावा भी कुछ सोच रहे हैं, वो रोना शुरू हो जाएगा। उसकी रोजी रोटी लगी हुई थी, उसको हर साल पैसे आ रहे थे। लॉ ने उसे इजाजत दी है कि अगर वो चाहे तो कंपनी के नाम में खत लिख सकता है। उस खत का उन्वान होगा मुझे क्यों निकाला। अब पता नहीं आप मतलब सियासी तौर पे आप उस वक्त किस एज में थे जब मुझे क्यों निकाला बहुत फेमस था, 2017 के आसपास की बात है। तो उसका उन्वान होगा, बहरहाल मतलब टाइटल ये नहीं होगा, लेकिन अगर एक ऑडिटर को अचानक से कह रहे हैं कि अगली दफा शायद तुम नहीं कोई और, तो उसे भी समझ आ जाएगा कि वो जिसकी वीडियो गेम मैंने देख ली थी ना उसको मसला हुआ होगा या कोई और मामला हुआ होगा। तो ऑडिटर हैज अ राइट कि वो एक रिप्रेजेंटेशन जमा करा सकता है कंपनी को, एक खत जिसमें अपने जज्बात का इजहार करे। उसको इक्वल चांस मिलना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, लोगों को नया हमेशा पसंद आता है। अब ये मैं फिर से दोबारा 2013 और 2018 के आसपास चला गया हूँ। एक तरफ कुछ पुराने लोग हो और एक तरफ नया हो कोई, ठीक है, नया जैसा मर्जी हो, अच्छा काम किया नहीं किया, जब जब मौका मिला ठीक चला या नहीं चला, लेकिन वो नया है, फ्रेश यंग ब्लड, चाहे एज में उन दोनों से ज्यादा बड़ा हो, लेकिन वो नया है। और एक तरफ वो पुराने जिनको हमने आजमाया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल एज मिल जाता है नए बंदे को। मतलब किसी मेंबर से कहेंगे ना नया ऑडिटर, तो वो फौरन से एक्साइटेड हो जाएंगे कि अच्छा फ्रेश ऑडिटर आएगा, नए सिरे से काम करेगा। तो साइकोलॉजिकल एज मिल जाता है नए बंदे को। तो लॉ ने पुराने बंदे को फिर कंपेटिटिव रहने के लिए ऑप्शन दी है कि वो एक खत लिखे और कंपनी को भेज दे।
अगर उसने मीटिंग से 2 दिन पहले तक ये खत भेज दिया तो मीटिंग में उसका खत पहले पढ़ के सुनाया जाएगा। जब मेंबर इकट्ठे होंगे तो उनसे कहेंगे कि लो जी, अब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से पहले हम जरा पिछले ऑडिटर का खत आपको पढ़ के सुनाते हैं। वो खत खोलेंगे, उसमें ऑडिटर ने अपनी दुख भरी कहानी लिखी होगी, लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। असल में ये मुझे क्यों निकाला वॉज लाइक कि वो यही कह रहा था ना, मतलब वो एक दुख भरा खत था कि भाई मैंने ये 2013 के डूबे हुए पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश की, फलाना किया, तो मुझे क्यों निकाल रहे हो। तो वो ऑडिटर भी अपने जज्बात का इजहार करेगा, ठीक है। और अगेन ये सब करते हैं। इससे पहले मुशर्रफ भी जाते जाते एक रेडियो पे लंबी चौड़ी स्पीच मार के गया था कि भाई मैं तो पाकिस्तान को इतना जबरदस्त वो किया था, तो मुझे क्यों निकाल रहे हो। जरदारी को निकाले जाने पे कोई वो नहीं था, अफसोस नहीं था। उसे पता था कि उसे गेम समझ आ गई थी कि अब जो है ना खेलना प्रेसिडेंट की सीट पे, ये मजेदार सीट होती है। तो उसको कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं था, लेकिन बाकियों को और किसी भी इवन फाइनेंस मिनिस्टर को भी निकाल दें तो अगले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब अपना बताता रहता है। तो ऑडिटर के पास ये खुला इख्तियार है कि वो अपने जज्बात एक कागज पे लिखे और मीटिंग में जमा करा दे। अगर 2 दिन पहले जमा करा दिया तो मीटिंग में बावाज़े बुलंद ये खत पढ़ के सुनाया जाएगा। और ऑडिटर का मौजूद होना भी जरूरी है ताकि वो लोगों के आए हुए सवालों के जवाब दे सके। तो पहले उसका खत सुनाएंगे, लोग उससे इज़हार हमदर्दी करेंगे, उसे जाके थपकी देंगे, फिर नए ऑडिटर्स का जिक्र होगा कि फलाना फलाना फलाना, फिर वोटिंग होगी। जिस ऑडिटर को मोर देन हाफ ऑफ द प्रेजेंट अटेंडीज ओके कर देंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी भी ऑडिटर पे आधे से ज्यादा लोग इत्तेफाक ना कर सके तो एक एजीएम कंक्लूड हो जाएगी विदाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो अब ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? एसईसीपी अपॉइंट करेगा। और अपॉइंटमेंट रिमूवल या इसमें जो भी होता है तो आपको पता है 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को तो हमने बताना होता है। जैसे हमने कम्पनी लॉ में भी पढ़ा था कि जब भी कोई डायरेक्टर आता है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव आता है, जाता है, तो हमने बताना है। तो क्या ये प्रोसेस समझ आया? इस पोर्शन में से आईकेएप अगर कभी रट्टे वाला सवाल पूछने के बारे में सोचता है तो वो ये प्रोसेस पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर वो लॉजिकल सवाल पूछते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की टेक्निकलिटीज में से। वो अभी हम वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, वो जो ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन। जी, एसईसीपी कहां से सिलेक्ट करेगा? इंशाल्लाह ताला बड़े हो जाएं तो हम एक एसईसीपी का लॉ पढ़ेंगे, उसमें एसईसीपी का एक पैनल ऑफ ऑडिटर होता है, उसमें उसने कैटेगराइज किया हुआ होता है ऑडिटर्स को, वो उस पैनल में से सिलेक्ट करता है। लेकिन वो अभी नहीं, वो एसईसीपी के अपने लॉज में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। स्टेट बैंक का एक पैनल होता है, एक एसईसीपी का पैनल होता है। शायद आपने कभी ग्रुपों में सुना हो कैटेगरी ए वाली फर्म, कैटेगरी बी वाली फर्म। आईकेएप ने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, ये स्टेट बैंक ने अपने तरीके से कैटेगरी बनाई होती है, एसईसीपी ने अपने तरीके से बनाया होता है। तो उन्होंने अपने पैनल बनाए हुए होते हैं, कुछ लोग उनसे रजिस्टर होते हैं। तो जब भी उनके पास काम आता है तो वो उनमें से जो उन्हें मौजू लगता है, जो ज्यादा सपोर्टिव होता है, जो जरा ज्यादा अच्छा होता है, जिसके ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे होते हैं, समझ रहे हैं, उनको काम मिल जाता है। अब गवर्नमेंट में काम मिलना तो सिर्फ ताल्लुकात की बात होती है। जी सर, जैसे डायरेक्टर को गेम पकड़ते हुए देख लिया, डायरेक्टर को गेम पकड़ते हुए नहीं, गेम खेलते हुए पकड़ लिया, ठीक है। ये जो है ना इनके जहन में कुछ और नक्शा है। जी, गेम खेलते हुए, वो गेम खेल रहा था और पीछे से आके ऑडिटर ने पकड़ लिया। अगर इसका उल्टा हो जाए, ऑडिटर को पकड़ ले, अगर ऑडिटर को जाहिर है तो अगेन वही वाली बात है कि तो डायरेक्टर फिर मेंबर्स के सामने खुल के डिस्कस कर सकता है, लेकिन डायरेक्टर को फिर भी इख्तियार नहीं है। क्योंकि बात यह है कि उस रात 2 बजे क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन एक तरफ एक चोर हो या फितरतन चोर हो और एक तरफ एक सिपाही हो फितरतन सिपाही, तो कॉमनली जब ये 2 रात के वक्त अचानक से पकड़े जाएंगे तो समझा ये जाएगा कि ये भाई साहब चोरी कर रहे होंगे और ये भाई साहब उसे पकड़ने पहुंचे होंगे। वो जो स्केप्टिसिज्म है वो यही कहेगी ना। तो एक ऑडिटर के पास कोई जवाब नहीं है कि वो गलत काम करे, या ऑडिटर वो है जो हमेशा दूसरों की गलतियां पकड़ता है। तो अचानक रात 2 बजे लोग लड़ रहे हैं, कह रहे ये गेम खेल रहा था, दूसरा कहता है ये गेम खेल रहा था, तो ऐसे में जो पकड़ने आया है उसको सच्चा शायद मान लिया जाए, और जिसके प्रॉब्लम्स हैं या मेंबर्स को भी पता होगा कि उस डायरेक्टर के क्या मामलात हैं, तो हो सकता है बाकी डायरेक्टर्स को भी पता हो, तो वो भी बेचारे सर झुका के कह रहे हो कि जी पता नहीं कैसे पकड़ा गया, मतलब जो है ना। तो वो वही वाली बात है कि इन्होंने कहा कि अगर ऑडिटर को पकड़ ले तो भी डायरेक्टर ऑर्डर को नहीं निकाल सकता, उसको मेंबर्स को बुला के उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और मेंबर्स के थ्रू निकलवाना पड़ेगा।
सिर्फ मतलब निकलवा सकते हैं, कोई पेनल्टी वगैरह या कुछ भी? जी, अब अगेन क्या सिर्फ निकलवा सकते हैं या पेनल्टी? हम लोग सिर्फ कंपनी लॉ में ना अपॉइंटमेंट और रिमूवल देख रहे हैं। एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, कोड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है जो आईकेएप ने डिफाइन किया। अगर हमारा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह की अजीबोगरीब सिचुएशन में पकड़ा जाए तो पेनल्टी भी है, उसका नाम आईकेएप पहले तो फर्म्स में से माइनस कर देगा, फिर वो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम आईकेएप के मेंबर्स रजिस्टर में से गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, जलील भी करेगा आईकेएप। न्यूज़लेटर में उसको बाय नेम बताएगा कि ये वाले भाई साहब इस हरकत करने पे आईकेएप की डायरेक्टरी से निकाले गए हैं, रेप्रिमेंड कर देते हैं उसे। उसको उठा के रांदाए बारगाए इज़दी वाला वो चक्कर है कि उसको निकाल के फेंक देते हैं दूर के, बस ये फारिग। तो मतलब बड़ा जालिम। क्या कभी कोई हुआ? आप न्यूज़लेटर लगता नहीं देखते, हर तीसरे चौथे न्यूज़लेटर में कोई ना कोई हो रहा होता है। आईकेएप इस मामले में बड़ा सख्त है, वो कहते हैं जो गलत है वो गलत है। थी तो गेम ना, सारे पाकिस्तान गेम खेल रहा है, ठीक है। लेकिन हम में और दूसरे लोगों में फर्क है, हम पे भरोसा करते हैं लोग, हम लोगों के ट्रस्ट कीपर्स हैं। हजारों लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स लोगों की इस भरोसे पे होती हैं कि इस बंदे ने साइन करके भेजा है। तो ऑडिटर को तो बहुत ही अटमोस्ट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो करनी पड़ती हैं। ऑडिटर आम आदमी की तरह नहीं फिसल सकता। वही वाली बात है कि एक आम आदमी गड़बड़ करे, करप्शन करे, इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर एक जज गलत वो कर दे हरकत, उस पर जिम्मेदारी है ना, उसने फैसला करना, उसके फैसले के बहुत सारे आउटकम्स होने हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। दे हैव टू बी वेरी वेरी एथिकल, दे हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। तो हम अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, हम लोग भी उसी पोजीशन में, हम पब्लिक को रिपोर्ट करते हैं। जो जॉब करता हुआ अकाउंटेंट है उसकी इतनी टेंशन नहीं है। ये जो ऑडिट करता हुआ अकाउंटेंट है, जिसको हम अपने ऑडिट के पेपर में पढ़ रहे हैं, ये इसको बहुत जिम्मेदारी अदा करनी होती है। इसने ओपिनियंस देनी है, सैकड़ों हजारों किस्म के उसकी ओपिनियन पे हजारों लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है। तो इसलिए हमें इन गेमों से बहुत दूर रहना होगा। हमारा कोड ऑफ एथिक्स हमें बार बार सिखाएगा कि आपने बहुत एहतियात करनी है और प्रोफेशनलिज्म को जहन में रखना है। जब कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रही होंगे तो प्रोफेशनलिज्म के अंदर आपने एक दफा दोबारा याद कराना है। मैं इस एग्जांपल को प्रोफेशनलिज्म के साथ भी जोड़ूंगा कि कैसे हम प्रोफेशनलिज्म को बचा के रखते हैं। प्रोसेस समझ आया? अंग्रेजी समझते हैं जी, बताइए, यहाँ से सवाल था। इन्होंने कहा कि इसमें क्या सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है? आ सकता है, डायरेक्टर्स का सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन से लोग अपॉइंट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो हमें खुद ही नजर आ जाएगा कि बहुत सारे जो इनसे लिंक लोग हैं उनको लॉ ने मना कर दिया। अभी तो हम टाइमलाइन पढ़ रहे हैं। टाइमलाइन के बाद दो बातें पढ़ेंगे, कौन ऑडिटर एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है और कौन कौन एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। और आईकेएप ने जितनी भी टेक्निकल डिबेट की है वो उसी उस पे की है कि कौन कौन ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता। प्रोसेस क्या है? मेंबर्स जिनके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो वो प्रपोज कर सकते हैं किसी और ऑडिटर का नाम। लेकिन ऐसे में ये ना हो कि उन्होंने नाम दे दिया मिस्टर मुश्ताक का, कंपनी वाले इकट्ठे हुए बड़े जोशो खरोश में मिस्टर मुश्ताक को अपॉइंट कर लिया, बाद में मिस्टर मुश्ताक से कहा आओ, तो उसने कहा मैंने कब कहा था कि मैंने करना ऑडिट, तुम लोगों ने खुद ही मेरा नाम दे दिया। तो जिस बंदे ने नाम देना है ना, उसने उसकी कॉन्सेंट भी ले लेनी है। तो एक मेंबर कोई नाम देगा और वो नाम उसका होगा हुज कॉन्सेंट हैज बीन टेकन। उससे कॉन्सेंट लेगा कि तुम राजी हो मैं तुम्हारा नाम दे दूं अपनी कंपनी में, तो वो उसकी कॉन्सेंट लेने के बाद नाम देगा। नोटिस कंपनी को कम से कम 7 दिन पहले पहुंचाना होगा। 21 दिन पहले तो मेंबर्स को पता लगा कि एजीएम होने वाली है, 7 दिन पहले तक आपकी तरफ से, मेंबर्स की तरफ से कंपनी को पैगाम चला जाए कि हम डिफरेंट ऑडिटर चाह रहे हैं। जैसे ये नोटिस मिलेगा, कंपनी इसकी एक कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को भेज देगी, फोर्थविथ, फौरन, फिलफौर, और पोस्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट पे। रिटायरिंग ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कंपनी को कम से कम 2 दिन पहले एजीएम से, और ये रीड की जाएगी एजीएम में, और ये मैंडेटरी होगा ऑडिटर के लिए कि वो उसे अटेंड करे। और फिर नीचे 14 दिन वाला रूल है, जब भी अपॉइंटमेंट होगी, रिमूवल होगा, फलाना होगा, फलाना होगा, 14 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को बताया करेंगे। ये प्रोसेस यहां तक समझ आया? अब आएगी हमारी पसंदीदा बात। एक जनरल सी बात है, पहले से देख लेते हैं, फिर हम रूल की तरफ आते हैं। या टाइम में कितना है? पहले हम अपनी पसंद की बात करते हैं। टाइम बचा तो राइट्स एंड ड्यूटीज की तरफ आ जाएंगे, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। क्या चीज?
ये ऑडिटर का है कि वो डिमांड कर रहा है। क्या ऑडिटर किसी डायरेक्टर को निकाल सकता है? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में जो भी जज्बात का इजहार करना है कर दे, और वो रिपोर्ट मेंबर्स को मिल जाएगी, मेंबर्स उसे देखेंगे, अगला फैसला मेंबर्स ने करना है। रिपोर्ट में बच्चों में नाम लिख सकते हैं। रिपोर्ट में जो कुछ भी गलत हुआ आप लिख सकते हैं, उसके बाद आपकी अपनी सिक्योरिटी दांव पे लग जाती है, लेकिन आप रिपोर्ट में लिख कुछ भी सकते हैं। यानी अगर आपको कुछ गलत लगा है, आपने कंपनी में कुछ गलत होते देखा और उससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो आप उसको वो कर सकते हैं। हाँ, मटेरियलिटी जरूर ध्यान में रखनी है। अगर तो वाकई वो वीडियो गेम ही खेल रहा था तो फिर ये इतना मटेरियल इशू नहीं है कि ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर है, हो सकता है उसके घर बिजली गई भी हो तो उसने सोचा चलो रात देर तक बैठ के यहाँ वीडियो गेम खेल लेते हैं, जरा एसी भी चलता रहेगा, तो हो सकता है शायद वो करोड़ों अरबों की कंपनी में ये एक इतना बड़ा इशू ना हो। तो ऑडिटर को अगर कोई प्रॉब्लम नजर आए वो उसको रिपोर्ट करेगा, और ये रिपोर्ट पब्लिक रिपोर्ट होती है, जनता के हाथ में आ जाती है। आप आज गूगल पे सर्च करके किसी भी लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ये इतना पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि छुपा हुआ नहीं होता, कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, ये पब्लिक के नाम होती है, यानी कि आप मेंबर्स के नाम लिखते हैं और ये पब्लिकली वेबसाइट्स पे पड़ी हुई होती है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे पड़ी हुई होती है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, कौन कौन ऑडिट कर सकता है और कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता, पहले ये डिबेट कर लेते हैं, फिर अगर हमें टाइम मिलता है तो हम राइट्स और ड्यूटीज की बात कर लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन हमारा आज का टारगेट नहीं है, कल का टारगेट है। कल का लेक्चर काफी अहम है, कल के दिन कोशिश कीजिएगा कि ना छुट्टी करें, क्योंकि हम 11 तरह के इश्यूज हैं जो ऑडिटर में हो तो वो निकाला जाएगा, या उसको नहीं अपॉइंट कर सकते, और उसको टेक्निकली समझना, और आईक्यू उन्हीं 11 के अंदर गोल गोल घूम रहा होता है। क्वालिफिकेशन, ऑडिटर कितना को पढ़ा लिखा होना चाहिए ऑडिटर बनने के लिए? मास्टर्स किया हुआ हो, बैचलर्स किया हुआ हो, आईकॉम, सीए। कंपनी लॉ ने यहां हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोजगार लगा दिया। हर महीने 400-500-600 फर्म्स, वो कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं पाकिस्तान में, और जिस भी कंपनी ने ऑडिट करवाना है, या अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑप्शन है या दो में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दो तरह की क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में ऑडिट कर सकती हैं। पहले तो मेजॉरिटी कंपनी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हवाले कर दी, हर पब्लिक कंपनी सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। हर प्राइवेट कंपनी जो कि 3 मिलियन से ऊपर है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। हर प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडियरी है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर बहुत ही कोई गरीब सी प्राइवेट कंपनी हो, कैपिटल भी कम हो 3 मिलियन से, पब्लिक के अंडर भी ना आती हो, वहां पे ये रूल नहीं है। अच्छा, वहां क्या रूल है? वहां रूल है कि या चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकता है, सीएमए। ये जो हमारे भाई हैं आईसीएमए, जिस तरह से आई कैप है, तो आई और पी को साइड पे करते हैं, आई इंस्टीट्यूट और पी पाकिस्तान है, दरमियान में डिग्री होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो आईसीएमए है। आईसीएमए क्वालिफिकेशन को नहीं कहते हैं, ये इदारे का नाम है, क्वालिफिकेशन है सीएमए, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सीए या सीएमए, ये दो तरह के लोग ऑडिट कर सकते हैं, छोटी कंपनियों का, और बड़ी कंपनियों का ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। और पब्लिक तो बहुत सारी होती है, पब्लिक सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है। प्राइवेट में भी जो थोड़ी सी भी बड़ी होगी 3 मिलियन से ऊपर, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और कोई किसी तरह से भूले भटके किसी पब्लिक की सब्सिडी भी बन गई, वो भी चार्टर्ड। और बाकी 3 मिलियन से नीचे वाली में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी आ जाते हैं। एक जमाने में उन्होंने किसी तरह से लॉ जब अपडेट हो रहा था 2017 वाला, जब चेंजेस आ रही थी, तो उस टाइम पे ना बड़ा मार्जिन था कंपनी लॉ में चेंज करने का। उन्होंने एक छोटी सी कमेटी बना के खामोशी से एक रूल ये वाला बदलवा दिया, आईकैप को खबर नहीं हुई, और ये लिमिट हो गई 10 लाख की। उसके बाद से आईकैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इतना परेशान थे, इतना दुखी थे, इतना शोर मचा रहे थे, और इनके शोर मचाने पे आईसीएमए वाले कह रहे थे कि यार ये किस किस्म की बॉडी है, मतलब इतने इनसिक्योर। पब्लिक कंपनी आज भी तुम्हारे पास है, प्राइवेट कंपनी 1 करोड़ से ऊपर तुम्हारे पास है, 1 करोड़ कुछ भी नहीं होता, वो भी तुम्हारे पास है, पब्लिक की सब्सिडियां भी तुम्हारे पास, और इसमें भी हम एक्सक्लूसिव नहीं है, तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, और उसके बावजूद भी तुम इनसिक्योर। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स, मेंबर, सारे के सारे जो है ना कहते थे नहीं 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 ये गलत रूल है, उनको नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए। उनको क्या पता वो कौन सा अच्छा ऑडिट करते हैं, ऐसे जैसे हम तो बड़े हीरे जड़ देते हैं। तो उस वक्त जो है ना, जब बच्चों के सामने ये मैं डिस्कस करता था कि देखो आईसीएम में ऐसे कह रहा है, आपका क्या ख्याल है, कहते सर गलत कह रहा है,
बिल्कुल आई कैप से आज तक हमने कभी एग्री नहीं किया, लेकिन इस पॉइंट पे हम एग्री करेंगे, नोटू है ना। तो इंसान की जबिल्लत होती है कि अगर एक चीज उसकी फेवर में जा रही है तो चाहे वो गलत है वो उसको ओके मान लेता है। तो फिर उसके बाद इसराइल जब फिलिस्तीन पे जुल्म करता है तो फिर जब हम अपने अंदर इतने खराब हो चुके होते हैं तो फिर हमारा एतराज करना ही नहीं बनता, क्योंकि उनके नजदीक उनका उसमें फायदा है, तो वो जो कर रहे हैं वो जस्टिफाई कर देते हैं अपने आप को। तो जब हमारा फायदा इसमें है कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ज्यादा हकूक मिले तो हमारे अलावा बाकियों के हकूक बिल्कुल गस्प कर दिए गए, हमें बुरा नहीं लगता। एसीसी को आई कैप ने उठा के बाहर फेंक दिया, हमें बुरा नहीं लगा। किसी और के साथ बुरा हो, हमें बुरा नहीं लगता। हमारा दोस्त 48 पे फेल हो जाए, हमें बुरा नहीं लगता। हम 41 पे भी फेल हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो इंसान की जबिल्लत है, तो वो फिर ऐसा ही होता है। तो कहानी कुछ समझ आई। अब अगर ये कह देते कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है, तो मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट पढ़ा भी रहे, वो शाम वाम में कोई ऑडिट शॉडिट भी कर लेता। उन्होंने कहा ना काका, पैसे कमाने हैं तो सानू पैसे दो। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने आई कैप से प्रैक्टिस का लाइसेंस लिया हुआ, सालाना आई कैप को पैसे देता हो, लाइसेंस लेने के भी पैसे दिए हो। तो जो इतने सारे पैसे देता हो उसको इजाजत मिल जाएगी। मतलब मेरे में सिर्फ एक खसूसियत ही होनी चाहिए कि मैं अगर पैसे देना शुरू कर दूं तो वो मुझे एलिजिबल मान लेंगे। उनको इससे लेना देना नहीं है कि मेरा ऑडिट के अंदर मुझे कितना आता है। एक बंदा टैक्स पढ़ाया जा रहा है, वो भी अगर ऑडिट करना चाहता है तो उसने सिर्फ पैसे देने हैं। तो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैप से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ले ले और उनको फिर एनुअली जो जो उनके ड्यूज और वो सारे हैं वो देता रहे, तो उसको ये इजाजत मिल जाती है कि वो फिर इन कंपनियों को ऑडिट कर सकता है। तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन दोनों में फर्क है। जो जॉब कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अपना काम कर रहा है, वो प्रैक्टिसिंग नहीं है। प्रैक्टिसिंग वो है जिसने एक फर्म रजिस्टर कराई हुई है या किसी फर्म के अंदर वो पार्टनर है और उसको आई कैप से प्रैक्टिस करने का, ऑडिट करने का लाइसेंस मिला हुआ है। सेम गोज विद सीएमए। सीएमए भी हर सीएमए ऑडिट नहीं कर सकता, वो वाला सीएमए जिसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस है वो कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया इंडिविजुअल। फर्म के केस में क्या करें? एक पार्टनरशिप है जिसमें 7 पार्टनर्स हैं। अब कैसे हम कहेंगे, फर्म तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, अब एक पार्टनरशिप तो नहीं सीए कर सकती। तो रूल ये है कि अगर आधे से ज्यादा बंदे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो वो सीए फर्म कहलाएगी हमारे लॉ में, कंपनीज एक्ट में। आईकेएप के अपने रूल होंगे, लेकिन कंपनी लॉ ये कहता है कि आधे से ज्यादा पार्टनर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ये एक सीए फर्म है। आधे से ज्यादा पार्टनर्स अगर सीएमए है तो सीएमए फर्म है। इसका मतलब है कि नंबर 1, आप या तो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जिसने प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लिया हो, या आप एक सीए फर्म हो जिसने प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लिया हो, जिसके आधे से ज्यादा पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो ये अपॉइंट हो जाएगी, लेकिन जब साइनिंग की बारी आएगी तो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन नहीं करेगा, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से कोई साइन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो किताब से पूछते हैं, ऑडिटर शेल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम आईकेप, या एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, या तो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट वाला, या एक फर्म हो सीएस की। और सीए की फर्म वही जिसने आईकेप से लाइसेंस लिया हुआ होता है। कौन सी कंपनियों में? पब्लिक कंपनियां, वो प्राइवेट कंपनियां जो पब्लिक की सब्सिडरी हैं, और वो प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल कम से कम। अब अगेन, आप में से किसी का अगर रट्टा बहुत अच्छा हो तो डायरेक्टर रिपोर्ट किन किन पे एप्लीकेबल है, एग्जैक्टली के वही 3 कंपनियां हैं। तो अगर आपको वो वाली बात याद है तो वो यहीं पे भी फिट हो जाएगी। फॉर कंपनीज अदर देन अबव, इन 3 के अलावा, ऑडिटर शैल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, अपने अपने इंस्टीट्यूट से, या फर्म ऑफ सीए या सीएमए हो जिनका वो क्राइटेरिया हो जो बता दिया जाएगा। अच्छा, अब किस फर्म को सीए या सीएमए कहेंगे? उन्होंने कहा फर्म जहां मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर वो उस रेलेवेंट अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड है तो वो फर्म अपॉइंट हो सकती है। यानी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना और फर्म के आधे से ज्यादा लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो यस, ये फर्म एलिजिबल है, ये एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अपॉइंट हो सकती है। अगर सीएमए ने ऑडिट करना है और आधे से ज्यादा लोग सीएमए हैं तो अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पार्टनर मीटिंग द अबव क्राइटेरिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए शेल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो साइन शाइन यही वाला बंदा करेगा जो इंडिविजुअली वो वाली क्वालिफिकेशन रखता है। तो अब हम सबको आईकेप ने एक
खुला डुला रोजगार प्रोवाइड कर दिया कि हम लोग अपने आर्टिकल्स खत्म होने के बाद इफ वी आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हम अपना एक छोटा सा कारोबारी अड्डा बना सकते हैं जिसमें कम से कम कोई सर्विस हो ना हो। ऑडिट पाकिस्तान की तकरीबन सारी कंपनियों ने, शायद सेक्शन 234 वगैरह भी आपको याद हो, सिर्फ प्राइवेट कंपनी 1 मिलियन से छोटी वाली ऑडिट नहीं करवाती, बाकी हर कंपनी के लिए ऑडिट करवाना मस्ट है। और 3 मिलियन तक तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए में दोनों से हो सकता है, 3 मिलियन से ऊपर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसे में हमें एक खुला प्रोफेशन आईकेप ने दिया हुआ है, तो आईकेप के साथ एसोसिएट होके, आईकेप से लिंक होके हमारे पास एक बहुत बड़ी कारोबारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं, उस कंपनियों में बहुत बड़ी कंपनियां बड़ी फर्मों के पास जाएंगी, तो छोटी कंपनियां भी हैं, तो हम सबको ऑप्शन मिल जाती है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नौकरी भी ना मिले, जैसे फेसबुक पर अक्सर नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बेचारे नौकरी भी नहीं मिलती इन्हें, और जो है ना, और ये बात लिखने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है ना वो मिलता भी नहीं, क्योंकि वो अनोनिमस पार्टिसिपेंट नंबर 445 होता है। ठीक, तो अब ये एग्जैक्टली हो सकता है इस नाम से भी कोई आईडी हो तो कहने का मतलब है कि XYZ अनोनिमस पार्टिसिपेंट होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर नौकरी ना भी करना चाहे, वो सिर्फ अपनी फर्म रजिस्टर कराए आईकेप से और ये काम पकड़ना शुरू कर दे, और उस नए एंटरप्रेन्योर को सस्ता लेबर भी दे दिया आईकेप ने, पढ़ा लिखा इंतहाई सस्ता लेबर, कैफ किया हुआ ऐसा बंदा जो जॉब करे तो 50,000 की जॉब करे, लेकिन आप 25,000 में बेहतरीन रिसोर्स को 3.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और टाइम की कैद ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक बैठाए रखें। कहाँ शोर मचाएंगे ये, किसको फरियाद करेंगे? आईकेप को। आईकेप कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, उसकी कहानी नहीं है, ठीक है, इमोशंस ही नहीं है। फिर आईकेप को कौन चला रहे होंगे? काउंसिल वाले। काउंसिल वाले कौन है? ज्यादातर फर्म से आए हुए। वो कहेंगे ये कौन से लोग और कौन सा इनकलाब, ये जनरेशन जी जो है वो तख्ता उल्टेगी हमारा, वो जनरेशन एक्स वाले, जनरेशन पता नहीं कौन से वाले, वो जमाने वाले लोग। तो ट्रेनिंग थोड़ा सा शोर मचाएंगे, फेसबुक पे थोड़ा सा खप डालेंगे, अपने आपस में ग्रुप में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, टिक लगाएंगे और बड़े हैप्पी हो जाएंगे कि ऐसा हम इनकलाब ले आए। आप देखिए कॉलेजेस फिर भी सुन लेते हैं, कॉलेज के खिलाफ कोई बात हो, शोर शराबा हो, तो कहीं ना कहीं कॉलेज रिस्पॉन्स करता है। फर्म्स के बारे में कितना कुछ आता है, कहते पता नहीं कुछ कीड़े मकोड़े से ना इधर एमी जो है ना आपस में कोई चावल के दाने के लिए लड़ रहे हैं, तो वो बॉदर ही नहीं करते, वो कहते पता नहीं ये कौन सी डायमेंशन में ये लड़ाई हो रही है। तो बहरहाल मतलब ये प्रोफेशन जब आगे जाके हमें बेनिफिट देता है तो फिर हमें एक दफा उस तकलीफ के दरिया से जरूर गुजरना होता है। ये ट्रेनिंग कंपटीशन वाला कोर्स नहीं है जी, क्या ये ट्रेनिंग जो है वो कंपटीशन ने बिजनेस की बात करनी है ना, ये हमें जाना है एम्प्लॉयमेंट के लॉस के पास। जब उनके पास जाएंगे तो कहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ये तो सपोर्ट है जो एक फर्म आपकी कर रही है। भाई एक मैकेनिक अपनी दुकान पे काम करी जा रहा है, 15 बाइक्स आए, 20 बाइक्स आए, वो उनको ठीक कर देता है। एक दिन छोटा सा बच्चा पास आता है, कहता उस्ताद मैंने काम सिखा दो। वो कहते चल जा, तू मेरा काम खराब करेगा, मैं अपना काम चंगा करा। नहीं है उस्ताद, कम सिखा दे, पैसे ना दें। अब वो जो छोटा बच्चा उसके पास एक्सपोजर ही नहीं है, उसके पास तो नहीं 20 लोग बाइक ठीक कराने आते, उसके पास तो एक बाइक ठीक कराने भी कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बड़े उस्ताद जिसके पास 20 लोग बाइक ठीक कराने आ रहे हैं, उसके साथ ये टाइम लगाएगा, तो 6 महीने में इतना सीख जाएगा कि थोड़े से फासले पे अपनी छोटी सी दुकान डाल देगा। अब अगर उस्ताद उसको सिखा रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ हिज क्लाइंट्स, वो प्लग शॉर्ट कर देगा तो क्लाइंट का मीटर शॉर्ट हो जाएगा। तो ये अपने क्लाइंट्स के ऊपर उस छोटे को तजर्बा करने दे रहा है, और एमी तो नहीं तजर्बा करने देगा, सिखाएगा कि उस वाले पाने से ये काम होगा, वो चीज ऐसे करनी है, वो चीज ऐसे करनी है। अब ऐसे में ये अगर उस बच्चे को कोई भी पैसे ना दे तो भी ओके है, अगले दिन में उसको 2 टाइम चाय दे दे तो भी ओके है। कुजा ये कि वो हर दिन जाते हुए उसको 100 रुपए जेब खर्च दे दिया गया, तो वो जिस नियत से सीखने आया था उसके लिए 100 रुपए भी बहुत है। अब अगर वो बच्चा जाके मजदूरों की अदालत में पहुंच जाए कि जी मेरे से मजदूरी करवा के मुझे कंपनसेशन नहीं दी, तो मजदूरों की अदालत भी उसको डिसरिगार्ड कर देगी, क्योंकि तुम अपनी खुशी से स्किल सीखने के लिए इसके पास गए हो, ये तुम्हें अपने क्लाइंट्स पे तजर्बा करवा रहा है, तुम्हें स्किल दे रहा है और उसके साथ तुम्हें थोड़ा बहुत जेब खर्च भी दे रहा है।
तो इसने अपने हिस्से का काम अदा कर दिया और तुम्हें जो मिला है वो बेहतरीन था। एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट से कंपेयर करें ना। एम्प्लॉयमेंट इज, हाँ, आप आर्टिकल्स कर लें और उसके बाद पहली नौकरी करें और फिर कहें कि मुझे ऑफिस बॉय से कम पैसे मिल रहे हैं, मेरा इस्तेसाल हो रहा है। किससे कंपेयर कर रहे हैं जी? वो डॉक्टरों को तो जी वो हाउस जॉब बहुत अच्छी मिलती है, कब मिलती है? 6ठे साल में जाके। और अगर एक डॉक्टर बीच में फेल हो जाए किसी साल तो 7 साल बाद मिलेगी, अगर 2 दफा फेल हो जाए तो 8 साल बाद मिलेगी। तो इसका मतलब ये 6 साल वाला कंपैरिजन है फर्स्ट अटेम्प्टर डॉक्टर के लिए। फिर कैफ में भी फर्स्ट अटेम्प्टर लेके आए, 2 साल में कैफ किया वो बच्चा, तो एक बंदे को 2 साल के बाद 25,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है और किसी को 6ठे साल में जाके 40-45 हजार मिल रहा है, तो स्टिल इवन है। अब इस बंदे को जो 2 साल जिसको भी पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आपने कैफ किया, कैफ के बाद आप सीफैप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपने कहा मैं किसी उस्ताद के पास थोड़ा काम भी सीख लूं। उस्ताद के पास गए, उसने काम भी सिखाया, चाय शाय भी दी, जिस क्लाइंट पे गए उनसे खाना शाना भी खिलवा दिया, उनसे कोई और आने जाने का खर्चा पानी भी दे दिया, और कोई इतनी पॉकेट मनी भी दे दी जिससे एक छड़ा अपना खर्चा आराम से उठा सकता है। और उसके बाद ये बंदा कहे कि मेरा इस्तेसाल हो गया। आपका हमेशा ऑप्शन है, एनओसी लें, आपका इस्तेसाल हो रहा है, आप दूसरी जगह चल जाएं, लेकिन फिर वहां भी इस्तेसाल होगा। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगता है कि किसी को सिखाने का मतलब ये है कि हमने उसे काम भी सिखाना है और सब्र भी सिखाना है, पेशेंस भी सिखानी है। तो सुबह से लेकर रात गए तक आपको काम करवा के ये सब देखने की कोशिश करेंगे कि आप कितनी को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा खराब कल्चर बन गया है, एनवायरनमेंट थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक हो गया है। अदरवाइज ये निजाम ऐसा ही है। आज भी किसी भी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आप जाके कहेंगे जी आपने कब ज्यादा सीखा और किस चीज ने आपको क्राफ्ट कर दिया, कहेगा वो आर्टिकल्स वाला टाइम। मैंने जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जब जब पॉडकास्ट सुने हैं, जब जब उनका इंटरव्यू सुना है, उनसे जब जब कोई पूछता है कि आर्टिकल्स तो बड़ा गंदा टाइम होता है, कहते हैं यार उस वक्त लगता था, आज समझ आती है कि उसी वजह से हम बने हैं। क्योंकि उस वक्त आप छोटी सी एज में स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लेते हैं, क्लाइंट डीलिंग सीख लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के फाइनेंशियल्स आपके सामने से गुजर रहे होते हैं, आप टीम मैनेजमेंट सीख लेते हैं। कभी आप टीम में जूनियर होते हैं तो टीम के झगड़े होंगे तो क्या करना है, फिर कभी सीनियर होते हैं तो आपको एक मुनासिब एज में एक पूरी टीम 5-6 बंदों का ग्रुप चलाना आ जाता है। इंटरनल लोगों से बात करनी आ जाती है, एक्सटर्नल लोगों से बात करनी आ जाती है। तो ये कहानी सुनने में तो बड़ी रोमांचक लग रही है, लेकिन इसमें हर दिन तकलीफ बहुत है। उस तकलीफ की वजह से लोग फिर फेसबुक पे आके अपना गमो गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि फेसबुक इज अ पब्लिक टॉयलेट। मतलब अच्छी बातें बहुत कम पोस्ट होती हैं, अच्छी बातें तो इंस्टा पे जाती हैं, खराब बातें फेसबुक पे आके फेंकनी होती हैं सबने। तो होता ये है कि उससे जो आप अभी इस वक्त पढ़ रहे हैं ना, आप सोचते हैं यार ये इतना बुरा आर्टिकल्स। अब उस आर्टिकल ने उसे जो सिखाया, वो सिखाए हुई वाली बात वो आज से उसे नहीं पता, वो तो 15 साल बाद किसी पॉडकास्ट में बताएगा। तो पॉडकास्ट वाले को सुन के आपको आर्टिकल से मोहब्बत नहीं होती। जो आज बेचारा तड़प रहा है उसको देख के आप कहते हैं यार ये तो बड़ी जलालत है, जनरली जलालत है, अच्छी खासी जलालत है। वो जो छोटा है वो ज्यादा काम सीखना चाहता है, वो उस्ताद से कहता है मैं एक नहीं मैं 5 बाइकों का काम करूंगा ताकि मैं जल्दी सीख जाऊं, तो उस्ताद उसे 5 बाइक्स का काम देगा। और फिर 5 बाइक्स का काम करके और छोटा घर जाके कहे यार आज उस्ताद ने बहुत रगड़ा मारा है। तो ये रगड़ा और ये जो सीख रहे हैं आप ना, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ऊपर से ये कम टाइम में भी मुनासिब सिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ वही होते देखा, अपने से बड़ों के साथ वही होते देखा, तो उन्हें लगता है कि शायद ये निजाम ही ऐसा है कि अगर इजी रखोगे अगले बंदे को तो नहीं सीखेगा, हर वक्त उसको टॉर्चर में रखोगे ना तो वो सीखेगा। तो उन्हें लगता है कि ये शायद वो कोयला है जिसको हमने रगड़ करके हीरा बनाने की कोशिश करनी है। उसमें जो कम हिम्मत वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं हरगिज जस्टिफाई नहीं कर रहा उन जुल्म सितम को जो वहां हो रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। आप उसको सैलरी, एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों से मत कंपेयर करें। आईकेप के एक प्रेसिडेंट होते थे इफ्तिखार ताज साहब, एक सेशन कर रहे थे, सामने 200 बच्चे बैठे हुए थे। एक बच्चे ने कहा जी हम जिधर भी, आपसे एक सवाल है, आप कहते हैं आईकेप का बड़ा नाम है और फलाना फलाना, हम जिधर भी ऑडिट करने जाते हैं वहां का ऑफिस बॉय हमसे ज्यादा पैसे ले रहा होता है, हमें शर्मिंदगी होती है। तो उन्होंने कहा ओके गो जॉइन दैट प्रोफेशन, ज्यादा अच्छे पैसे है ना, जाओ। अब बच्चा ना एकदम से परेशान हो गया,
तो उन्होंने कहा बताओ जाओगे, अच्छी सैलरी है। अच्छा क्यों नहीं जाओगे? तो बच्चा बेचारा फिर खुद ही बताना शुरू हो गया कि नहीं, आज मेरे पास मैं कम पैसे ले रहा हूँ, मेरे आर्टिकल्स खत्म होंगे तो मैं उससे डायरेक्ट 3 गुना पे चला जाऊंगा, और उससे आगे मैंने बहुत आगे फ्लाइट करना, उसने नहीं करना। तो उसने कहा फिर वो जो आगे की आपकी गेन है उसके लिए आज आपने तकलीफ से गुजरना है। तो वही वाली बात है कि ये बड़े गलत कंपैरिजन होते हैं, लेकिन लोग ये बिला वजह कर रहे होते हैं कि जी वो स्वीपर हमसे ज्यादा पैसे ले रहा है, फलाना इस तरह से कर रहा है, फलाना इस तरह से कर रहा है। आप एम्प्लॉय नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंटशिप के दरमियान कुछ चीजें पढ़ के मिलती हैं, कुछ चीजें करके मिलती हैं। इस वक्त मेरे सामने जिस फेज में मैं आपको पढ़ा के सिखा रहा हूं, आप मेरे से आगे एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, वो आपको लैपटॉप पे बिठा के काम करके सिखाएगा। उस फेज के अपने चैलेंज है, इस फेज के अपने चैलेंज है। इस फेज में आप वालिदैन से पैसे ले रहे हैं तो जिंदगी बड़ी खुशहाल चल रही है। उस फेज में आपको लगता है कि मैं अपने पैसों से खुद गुजारा करूं, जो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन फिर उसके बाद रोना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ से डायलॉग मारते हैं कि नहीं अब मैं घर से पैसे नहीं लूंगा, फिर उसके बाद कहते हैं मैं तो गरीब हो गया। जाहिर है आपने वो जो एक सोर्स ऑफ इनकम आ रहा था वो भी बंद कर दिया, और इधर से जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपसे बहुत मुशक्कत करा के आपको एक खास रीजनेबल लेवल का वो कर रहा है। आप एक ट्यूशन पढ़ा लें डिफेंस में जाके, आपको 25,000 रुपए मिल जाएगा। 1.5 घंटे की एक्टिविटी में आप 25 कमा लेंगे। तो कमाई को कंपेयर नहीं करना, जो आप सीख रहे हैं। हाँ स्टिल मैं ये मानता हूं कि उनको ज्यादा स्टाइपेंड देना चाहिए। आईकेप ने एक मिनिमम स्टाइपेंड डिफाइन किया होता है। आईकेप की भी मजबूरी है, फर्म्स आईकेप के अंडर नहीं आती, फर्म अपना कारोबार कर रही है, और साथ में आईकेप उनसे कहता है देखो मेरे कुछ बच्चे आ रहे हैं, इनको तुम अपने पास ट्रेनिंग करवा दो और कम से कम इतने पैसे दे देना। तो आईने ट्रेनिंग के हकूक के लिए कम से कम वाली बात एक खास डिसेंट तरफ कर सकता है। जैसे वो कहेगा ना इनको कम से कम 40 दे दो, वो कहेंगे भाड़ में गई, ये एसीसी वाला बच्चा 30,000 में आ जाता है, हम बीकॉम वालों को ट्रेनिंग क्यों ना दे दें। काम तो उन्होंने यही करना है ना कि जो ट्रांजैक्शन देखनी है टिक लगाना है। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो बड़े हल्के प्रोफाइल के होते हैं, तो ऐसे में हमारी जगह कोई भी आके वो काम कर सकता है। तो आईकेप भी फंस जाता है, वो खास लेवल से ज्यादा स्टाइपेंड नहीं बढ़ा सकता। बढ़ाएगा तो फर्म क्या करेगी, एक बच्चा रखेगी और उससे 2 बच्चों के काम करवाएगी। तो फर्म्स के अपने कुछ कमर्शियल जुल्म है, मैं उसको नहीं जस्टिफाई कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को हिम्मत और हौसले की तलकीन कर सकता हूँ। उनको हम नहीं बदल सकते, वो एक सोच है। उन लोगों ने अपने जमाने में जब वो गरीब ट्रेनी थे तो उन्होंने वो सब सहा, तो उस वक्त वो मानते थे वो गलत है और स्टाइपेंड बेहतर होना चाहिए। लेकिन आज जब वो कुर्सी की दूसरी तरफ है मेज की, तो उन्हें लगता है कि नहीं, कम स्टाइपेंड से ही लोगों को जीना आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है, ठीक है, कम रिसोर्सेज में कैसे चलना है, क्राइसिस को कैसे डील करना है, मुश्किल सिचुएशन को कैसे वो करना है। अब ये क्लास में बैठ की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप पूरा दिन एक जगह पे सर खपाया हो ना, और रात में स्ट्रेस में सो रहे हो और पता हो कि 4 घंटे बाद दोबारा उठ के क्लाइंट पे जाना है, तो ये सोचना आसान है, लेकिन जब उस पे होते हैं तो फिर सोते सोते आप जरूर फेसबुक पे कोई फजूल सी पोस्ट डालेंगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और ये फर्म वाले तो घटिया हैं, इनको जो है ना इनको तो नमरूद की मौत मरेंगे और फिरौन जैसा हाल हो। तो जाहिर है वो मसले अपनी जगह है। इंडस्ट्री पैसे क्यों ज्यादा देती है? इंडस्ट्री पैसे क्यों ज्यादा देती है? वो एक निजाम के मुताबिक चलते हैं, और दूसरा एचआर की पॉलिसीज हैं, और उनका अल्टरनेट क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। उनको तो ऑफिस बॉय भी 40,000 का मिलता है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि यार ये ट्रेनिंग है, इनकी इतनी इज्जत तो नहीं चाहिए कि इनको ऑफिस बॉय से बेहतर सैलरी मिले। वो उसको समझते हैं ये सैलरी वाला टाइप का वो है। अभी उन्हें नहीं समझ, इस तरह से समझ आएगी वो भी सीधे हो जाएंगे। अभी वो अच्छे रूल्स में उन्होंने इंटरनेशनल पता नहीं कौन कौन से इदारे को मुंह मत्था देना है, कौन कौन सी बॉडीज को बताना है कि हम अपने लोगों के साथ कितना अच्छा कर रहे हैं। फिर एक और फर्क भी होता है, किसी और दिन उसके ऊपर बात करेंगे, कि इंडस्ट्री में जो हेड है वो घर बैठा हुआ है और सामने एम्प्लॉइज को चला रहे हैं। शाम 5 बजे आपसे ऊपर वाला मैनेजर भी अंगूठा लगाएगा और घर चला जाएगा। फर्म में क्या होता है, मालिक बैठा होता है, सेठ बैठा होता है सामने। फर्म का जो हेड है, एक छोटा सा सेटअप है ना, एक हेड है और सामने उसके 15-20 लोग हैं। उसने दोपहर 2 बजे तो घर से आना है, और आके थोड़ी देर बाद किसी के साथ घूमने फिरने चले जाना है, किसी क्लाइंट को वो करने के लिए, पकड़ने के लिए। 4-5 बजे दोबारा वापस आएगा, फिर मैनेजर को बुलाएगा, हाँ भी क्या चल रहा है, फिर ट्रेनिंग के जिम्मे होगा। अब 11 बजे जब इसने रात वापस जाना है, तो फिर बाकी सारे लोग भी इसी के साथ बैठे हुए होंगे। तो ये प्रॉब्लम है, जब वो बिजनेस का ओनर खुद ही सामने बैठा हुआ है तो आप ज्यादा फंसे हुए हैं। लेकिन कंपनी में क्या होगा,
ओनर्स घर बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, एक सिस्टम निजाम के मुताबिक चल रहे हैं और हर बंदा पॉलिसी को फॉलो कर रहा है क्योंकि उसमें सबका फायदा है। तो अगर 9 to 5 जॉब आवर्स हैं तो बहुत बड़ी लेट सिटिंग का मतलब है 5:30। तो जब ऊपर का बॉस अंगूठा लगा के चला गया तो आपको कितना सवाब कि आप वहां पे रुके रहे, तो आप भी अंगूठा लगाएंगे और आप चले जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि वो निजाम इस तरह से चलता है, लेकिन फिर सीखने का मार्जिन कम हो जाता है। एक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो करोड़ों कमा रहा है वो आपके साथ बैठ के आपको सिखा रहा है, या उसने एक बंदे को सिखाया वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल का और वो आपको सिखा रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि बहुत ऊपर बॉसेज हैं, उनको बिजनेस चलाना आता है, उनके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर के अंडर आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ की लर्निंग थोड़ी स्लो होती है, वहां फर्म की लर्निंग फास्ट होती है। तो वही वाली बात है, जो ज्यादा रगड़ा देता है उधर आप ज्यादा सीखते हैं, लेकिन जो ज्यादा रगड़ा देता है तो वहां चीखें भी ज्यादा निकलती हैं, वहां आप उलझते भी हैं, आपको उलझन। तो ये मिक्स एंड मैच है। आप फ्यूचर के बेनिफिट के चक्कर में आज अपनी लाइफ जो है ना उनके हवाले कर देते हैं कि भाई मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन मुझे इस काबिल बना दो कि मैं यहाँ से निकलूं तो मैं लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इस तरह से कम से कम कमाने वाली चीज हूँ। अगर सीए कर लूं तो 2.5-3 लाख सुपर की फ्लाइट हो मेरी। किसी ने आपको ये तो नहीं बता दिया कि अब तो नौकरी नहीं लगती चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की? क्यों? फेसबुक पे जब भी जाए ना तो हमेशा पता नहीं कौन कौन सी बातें गर्दिश कर रही होते हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मौका मिले अगर उसे कभी देखने का तो वो भी हंसते होंगे। जी यहाँ पे लिखा हुआ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फर्म बना सकते हैं। जी जी। तो एक ये और दूसरा किसी को भी मिक्स करके फर्म बना फर्म बनाने के लिए मेजॉरिटी आधे को नहीं कहते, आधे से ज्यादा को कहते हैं। तो अगर 3 बंदे हैं और 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 1 नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये मिलके चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक फाइनलिस्ट है बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको भी अपनी पार्टनरशिप में ला सकते हैं कंपनी लॉ के मुताबिक। ये कंपनी लॉ को बेचारों को नहीं पता कि आई के अपने सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को फर्म बनाने की इजाजत देती है। तो हम इस वक्त इसको पढ़ रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो गेम समझ आई? क्वालिफिकेशन क्या है? ऑडिटर, अब चूंकि ऑडिटर की बात हो रही है, हमारे प्रोफेशन की बात हो रही है, तो फिर हम जो है ना गहराई में उतरते चले गए। तो होपफुली उन बातों से आप ज्यादा परेशान नहीं हुए, क्योंकि जाहिर है आपने आगे 3.5 साल की परेशानी तो उठानी है। पता नहीं आपने 3.5 साल वाली उठानी है, 3 साल वाली या 2.5 साल वाली, इस पे भी कभी मौका मिला तो बात करेंगे। क्योंकि अब आप लोग जब जाने वाले हैं ना तो दिल करता है आप लोगों को सही से जो है ना तैयार करके भेजा जाए आगे। डेली के 10 मिनट ऐसे रखिए। उन्होंने डेली के आप 10 मिनट ऐसे रख लें। आज असल में हमारे पास ज्यादा ही क्वेश्चन था, हर दिन 10 मिनट होंगे ना तो खामखा लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी टीम को मेरे लेक्चर में कोई काम की बात मिल जाए वो कैंची चला के वो नेट पे डाल देते हैं, तो वो पता लगेगा कि सारे कहेंगे यार ये ऑडिट पढ़ाता भी है या क्लास में जो है ना वो बच्चों को बस माइंड ही बनाता रहता है। तो इसलिए ना उनसे भी डर लगता है, वो स्टाफ में होते हैं कि उनको कोई कंटेंट मिल जाए, वो जो है ना वो अपनी दुनिया के हिसाब से इंस्टा पे और वो सारा। अब एक क्लास में एक जनरल सी डिस्कशन थी अकाउंटेंट और फाइनेंस वाले में क्या फर्क है। एमएफएम में मैंने एक बात की है, मुझे खुद भी नहीं पता था, इतनी तारीखी बात कर दी है। वो भाई साहब ने कैंची चला के उस पर कोई फूल बूटे लगा के कोई आवाज ऊपर नीचे करके कोई मेरे चेहरे को जरा ज्यादा सफेद करके वो चलाई है, उस पर कुछ 70,000 व्यूज हैं। हालांकि को काम की बात ही नहीं थी, तो इतनी काम की बातें मेरी जाया चली जाती हैं। मीडिया बड़ी वैसी चीज है। ठीक है जी।